नमस्कार आप सभी को, मैं अंकुश कुमार। देखिए, आज है डेली मैथ टेस्ट जो चल रहा है उसका सेट 2 हम लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा ज्योमेट्री से है। कहता है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है। देखिए, एक ट्रायंगल जो है ए बी सी है, ट्रायंगल ए है, बी है और सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहता है कि ए बी को जानते हैं P तक बढ़ाया गया है और AC को जो है Q तक बढ़ाया गया है। अब यहां पर कहता है कि एंगल CBP मतलब इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, और एंगल BCQ इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं के द्विभाजक R पर मिलते हैं। मतलब ये दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर है, जैसे मान लेते हैं यहां से मैंने ये एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया और यहां से इस एंगल का बाइसेक्टर मैंने खींच दिया। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। और जानते हैं ये दोनों किस पे मिल रहा है? आर पे मिल रहा है। और क्वेश्चंस में दे रखा है कि एंगल ए की वैल्यू जो है वो 44 डिग्री है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि हाफ ऑफ एंगल BRC, हाफ ऑफ एंगल BRC इक्वल टू व्हाट? यही है BRC। आप देख लीजिए, BRC जितना ये आएगा उसका हाफ कर देंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री माइनस कोण A/2 होता है। ये बात ध्यान रखना है। ये बाहर वाला जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है, तो यहां पर जो कोण बनेगा 90 माइनस A/2 होगा। अब देखिए, A की वैल्यू 44 है, 2 से डिवाइड करेंगे 22, और 90 में से अगर हम 22 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे ख्याल से आएगा कितना? 68 डिग्री आएगा। आप बताइए कि ये एंगल अगर 68 है तो ऐसी स्थिति में उसका हाफ कितना हो जाएगा? 34 डिग्री। और ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। एक और चीज जान लीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है। यहां पर बहिष्ठ कोण का बाइसेक्टर ना दे करके इसके इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर दे देगा। आंतरिक कोण का समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण आपसे पूछ देगा। तो ऐसी स्थिति में जानते हैं कितना होता है? 90 प्लस कोण A/2 होता है। 90 प्लस कोण A/2। अगर ये आंतरिक कोण का समद्विभाजक पूछता तो 44 यहां बैठा देते, 2 से भाग देते, कितना? 22, और 22 90 में जोड़ देते 112 डिग्री, मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाता। लेकिन फिलहाल मेरा क्वेश्चन का आंसर कितना है? 34 है। नंबर 2 पे सब लोग आइएगा। CI का क्वेश्चन है, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो? देखिए, प्रिंसिपल जो है वो 16,000 रुपया दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल 16,000 रुपया दे रखा है। जहां तक रेट की मैं बात करूं तो 20% पर एनम, पूरे 12 महीने का रेट कितना है? 20% है। 12 महीने का रेट है 20%। अगर संयोजन त्रैमासिक है तो हम 3 महीने का रेट लिखेंगे। आप बताइए, 12 महीने का 20% तो 3 महीने का कितना होगा? तो इसमें हम 4 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? 5%। अब कहिएगा 4 से भाग क्यों दे रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरे 12 महीने में 3 महीना का कितना ग्रुप बनेगा? 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 4 ग्रुप बनेगा। तो 20% जो पूरे 12 महीने का रेट है वो भी 4 ग्रुप में बढ़ जाएगा। तो 3 महीने के लिए रेट मेरा बन जाएगा कितना? 5%। याद रखिएगा, ये जो 5% रेट मिला वो त्रैमासिक है। अब देखिए, हम समय की बात करें तो n = 3 हो जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि 9 महीना का CI लिखना है। आपसे मैं पूछ रहा हूं 9 महीने में कितना 3 महीना होगा? तो 3 गो होगा, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना। तो n की वैल्यू जो है वो आपका 3 बन जाएगा। अब देखिए, हमको CI चाहिए तो हम लाइन पर, एक ही लाइन पर CI का ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, जिसको हम लाइन मेथड कहते हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे CI निकालेंगे? तो एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया और n की वैल्यू 3 है तो 3 पार्ट में इस लाइन को मैंने बांट दिया।
ये कहलाएगा पहला 3 महीना, ये कहलाएगा दूसरा 3 महीना, और ये कहलाएगा तीसरा 3 महीना, और पूरा मिलकर के 9 महीना हो जाएगा। तो आइए, पहला 3 महीने में ब्याज कितना लगेगा? 5% प्रिंसिपल का। बोलिए इसका 10% कितना हो जाएगा? 1600। देखिए कोई भी संख्या का 10% निकालना हो, आप एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दीजिए, ठीक है। तो 10% की वैल्यू 1600, तो 5% की वैल्यू कितना? 800। तो 800 यहां भी लिख दिए, 800 यहां भी लिख दिए, 800 यहां भी लिख दिए। आप याद रखिएगा, लाइन के ऊपर हमेशा हम एसआई लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हमको क्या लिखना है? सीआई। और आपको मैं बता दूं, सीआई का मतलब होता है मूलधन पर ब्याज है, और बीते हुए समय में जो ब्याज बना है उस पर भी ब्याज। तो देखिए एसआई हर समय का बराबर होता है, मैंने लिख दिया। यहां पर हम 0 लिखेंगे क्योंकि पहला साल का एसआई और सीआई दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमें दूसरे 3 महीने का क्या लिखना है? दूसरे 3 महीने का हमको सीआई लिखना है। तो पहला 3 महीना में जितना भी ब्याज बना है उस पर भी ब्याज लगेगा कितना? 5%, क्योंकि ब्याजों का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप बताइए 800 का 5% कितना होगा? तो 10% 80, तो 5% कितना? 40। तो यहां पे हम लिख देंगे 40, ठीक है। अब देखिए ये पीछे के 2-3 महीने में जितना भी ब्याज बना है सब पर लगेगा कितना? फिर से 5%। तो इसका 5% 40, इसका 5% 40, कितना हो गया? 80 हो गया। और इसका 10% 4 है, तो 5% दूं, यानी हम कह सकते हैं यहां पर 82 हो गया, ठीक है। अरे इसका 5% 40, इसका 5% 40, और इसका 5% 2, तो 82 हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा सीआई हो गया। आपको मैं बता दूं, लाइन के नीचे जो होता है वो होता है डिफरेंस होता है, ठीक है। अब सीआई हमको लिखना है, तो सभी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, टोटल को सीआई बोलते हैं। तो 800 800 800 2400, और 82 और 40 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना? 122, और यानी 2522 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में सीआई एसआई का अंतर पूछता तो मेरा उत्तर हो जाता कितना? 82 + 40 122 हो जाता, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक शहर ए है और दूसरा शहर बी है, और जहां तक मैं बात करूं तो दोनों के बीच का दूरी जो है वो 500 किलोमीटर है। क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 की गति से, और 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 की गति से चलता है। देखिए यहां से ट्रेन खुली है 70 की स्पीड से, जानते हैं कितना बजे? 8 AM में, और बी से ए की ओर एक ट्रेन खुली है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जानते हैं कितना बजे? 10 बजे। तो आप हमको बताइए कि जब यहां से ट्रेन खुली होगी 10 बजे, तब तक इधर वाला ट्रेन तो 2 घंटा चल चुका होगा, बताइए, क्योंकि ये 8 ही बजे चला है, 2 घंटा ये चल चुका होगा। आप बताइए 1 घंटा में अगर 70 किलोमीटर ये ट्रेन चल सकता है तो 2 घंटा में कितना चलेगा? 140 किलोमीटर। अरे 70 दूना 140, तो हम ये कह सकते हैं कि 140 किलोमीटर जो है इधर से ये ट्रेन चल चुका है। तो बताइए टोटल दूरी यहां से यहां के बीच का था 500, जिसमें अगर ये 140 है तो ये कितना बच जाएगा? तो कहिएगा 360 किलोमीटर। और जानते हैं ये ट्रेन 2 घंटा जब चलाना तो 10 बज गया होगा, ठीक है। ये ट्रेन 10 बजे यहां है और 10 बजे ये ट्रेन यहां पर है। बताइए दोनों का टाइम क्या हो गया? बराबर हो गया। अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और दूरी कितना तय कर रहा है? 360। तो मैं जानना चाहता हूं कि मिलने का जो समय होगा वो कितना होगा। मिलने का समय मतलब कितने देर बाद ये दोनों मिलेगा। अरे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो मिलने का समय कितना होगा हमको ये पता करना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा होता है चाल। तो दूरी हो गया कितना? 360, और देखिए डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 70 + 110। अरे डायरेक्शन अपोजिट में स्पीड जुटता है, मैंने जोड़ दिया, मतलब 2 बार में कटा यानी 2 घंटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 बजे के बाद 2 घंटा का टाइम और लगेगा मिलने में। तो आप हमको बताइए उस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा? 12 बज रहा होगा। यानी आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है।
ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है और ट्रिगोनोमेट्री में सभी को मोरिस लॉ पता होगा। मोरिस लॉ सभी को पता होगा। मैं बताता हूं, जैसे यहां पर cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है 1/4 cos 3 थीटा होता है। यही मोरिस लॉ है ना, यही आपका मोरिस लॉ है, आपको ध्यान में रखना है। cos 60 माइनस थीटा cos थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, मतलब अगर इस एंगल को हम थीटा कर ले तो 60 से उतना ही कम होना चाहिए एक एंगल, और तीसरा एंगल 60 से उतना ही अधिक होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में 1/4 cos 3 थीटा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसी पर है, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। यहां पर है cos 20 डिग्री है इंटू cos 40 डिग्री है इंटू cos 60 डिग्री है और इंटू cos 80 डिग्री है, और इसी की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। सब लोग तनी ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ये जो आपका है वो थीटा है। अरे ये एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं 20 डिग्री को, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं ये 60 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं। अरे थीटा आपने 20 माना है तो 60 में से 20 हटाइए ना, 40 हो गया। और यहां पर ध्यान दीजिए ये 60 प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा, 80। थीटा 20 माना है तो 60 प्लस 20 80 हो गया। तो ये कह सकते हैं मोरिस लॉ को फॉलो कर रहा है ये तीनों। तो बताइए इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 1/4 cos 3 थीटा, 3 थीटा, और थीटा का मान कितना है, 20 डिग्री है। ठीक है, तो ये मोरिस लॉ को फॉलो किया, लेकिन ये टर्म जो है ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म एक बचा हुआ है, तो इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं cos 60 डिग्री। ठीक है, अब बताइए ये हो गया 1/4, और बताइए ये cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2, और यहां भी cos 60 है, इसकी वैल्यू भी 1/2, तो आंसर मेरा हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। तो मोरिस लॉ को सभी लोग ध्यान में रखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरा है वो स्टैटिक्स से है, स्टैटिक्स से है। देखिए क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से अरेंज किया हूं जिससे अगर आप रेलवे का एग्जाम देना है आपको तो भी फायदेमंद होगा, और एसएससी का अगर आपको एग्जाम करना हो, चाहे सीजीएल प्री करना हो या मेंस करना हो, एलडीसी सीपीओ अदर्स, सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चंस बिल्कुल बढ़िया प्रश्न मैंने उठाया है। आइए क्वेश्चंस नंबर 5, और ये 2018 के ग्रुप डी रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, स्टैटिक्स है। कहता है 3 संख्याओं का माध्य 15 है। एक बात बताइए, 3 संख्या का माध्य 15 है तो उम्मीद है इसका जो सम होगा तीनों संख्या का 45 होगा, 3 से गुणा कर दिया माध्य में। अब कहता है यहां पर कि आंकड़ों का रेंज 9 है। रेंज का मतलब समझते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर को रेंज बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में परिसर या परास भी कहते हैं। तो आइए 3 संख्या है जिसमें सबसे छोटी संख्या को अगर हम x मान लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या जानते हैं कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। अरे 3 संख्या है और रेंज 9 है, इसका मतलब बड़ी संख्या छोटी से 9 ज्यादा है, तो x और x + 9 हो गया। ठीक है, और बीच वाली संख्या हमको नहीं पता है तो मैंने खाली जगह छोड़ दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सबसे बड़ी संख्या और मध्य संख्या के बीच का अंतर। देखिए सबसे बड़ी संख्या यही है ना, और मध्य की संख्या, मध्य बीच वाला ही है, का डिफरेंस, ये डिफरेंस यहां का अंतर मध्य संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का दुगुना था। मध्य संख्या और सबसे छोटी संख्या, मध्य संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का दुगुना था। मतलब यहां का अंतर अगर 1 होगा तो यहां का अंतर 2 होगा। तो हम ऐसा एक बात बोल सकते हैं कि यहां का अंतर और यहां के अंतर के बीच का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा माथा लगाएंगे तो प्रश्न बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो जैसे आप कुछ बुक वगैरह में या फिर काफी सारे लोग जो हैं वो चीज को, इस क्वेश्चंस को काफी लेंदी कर देते हैं। तो थोड़ा सा माथा लगाएंगे, क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएगा। तो 1:2 हो गया। अब एक बात बताइए कि यहां का अंतर का रेशियो 2 है और यहां का अंतर का रेशियो 1 है, तो आप बताइए पूरे का अंतर का रेशियो 3 नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं, पूरे यहां से यहां तक 3 हो जाएगा, 2 + 1 3।
और ये दोनों में कितने का अंतर है आप हमको बताइए, 9 का, यानी 3 रेशियो का मान 9 हो जाएगा तो 1 रेशियो का मान 3 होगा। अरे 1 रेशियो का मान 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो आप बताइए ये जो 1 रेशियो यहां का अंतर है, आप क्या कर सकते हैं कि 3 का अंतर है, 1 रेशियो की वैल्यू 3, मतलब ये दोनों में 3 का अंतर है, ये दोनों में 3 का अंतर है। और छोटी संख्या अगर x है तो मेरा बीच वाला संख्या x प्लस 3, 3 बढ़ा के लिख दिए, ठीक है, ये बात है आपका। अब ये तीनों को जोड़ करके 45 से इक्वेट कर दीजिए, सम दिया होगा तो जोड़िए जरा, x x x कितना हो गया 3x और 9 3 कितना हो गया 12, और तीनों को जोड़ के 45 कर दिए, 12 जाके 45 में से घटेगा 33 और 3 से 11 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 11 हो गया। हमसे पूछता है सबसे बड़ी संख्या बताओ तीनों में कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है ना, आप x की वैल्यू 11 पुट कर दीजिए तो उत्तर 11 प्लस 9 बराबर 20 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने है, कहता है यदि एक सम अष्टभुज रेगुलर ऑक्टागोन जिसमें भुजाओं की संख्या कितना होता है 8 होता है, और सम अष्टभुज करने का मतलब आठों भुजा आपस में बराबर होगा, और इसका परिमाप दे रखा है 80। देखिए 80 इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब आठों भुजाओं का योगफल है। अगर इसमें से 8 से हम भाग दे देंगे तो 10 सेंटीमीटर जो आया वो इस ऑक्टागोन का साइड लेंथ आ गया, भुजा की लंबाई आ गया 10, 80 के 8 से भाग दिया। तो हमसे पूछता है कि एरिया क्या होगा, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए एरिया ऑफ ऑक्टागोन। ऐसे देखिए मैंने कुछ ही दिन पहले पॉलीगोन आपको पढ़ाया है, और पॉलीगोन में मैंने ऑक्टागोन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है, या फिर ऑक्टागोन ही नहीं कितनी भी भुजा का पॉलीगोन रहेगा आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं, ये चीज मैंने उसमें पढ़ाया है। तो डिटेल में आप वीडियो पॉलीगोन का जाकर के जरूर देखिएगा अगर एरिया देखना है पॉलीगोन का। तो फिलहाल मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद भी होनी चाहिए, 2 इंटू √2 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर होता है, याद रखिएगा ये। अब यहां पर a की वैल्यू 10 है, हम डायरेक्ट बैठा देंगे तो बोलिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, देखिए ना 2 और इंटू हो जाएगा √2 प्लस 1, और यहां पर हम 10 बैठाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब देखिए इसको सुंदर अक्षरों में लिख दीजिए, 100 गुना 2 कितना 200, और इंटू √2 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बाबू, ए हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। लिखता है एक नौसेना कप्तान 4 इंटू 3 माइनस √3 मीटर पर सेकंड की गति से प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। देखिए एक नेवी का कैप्टन जो है वो लाइट हाउस से, देखिए मैं फिगर यहां बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 का, ये लाइट हाउस है, और लाइट हाउस से 4 इंटू 3 माइनस √3 की स्पीड से दूर जा रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि वह देखता है कि प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलने में, देखिए उन्नयन कोण बन रहा था एक पॉइंट पर, जानते हैं कितना 60 डिग्री, और 45 डिग्री होने में मतलब इस पॉइंट पर कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो जानते हैं इनिशियल में बन रहा था 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और जैसे जैसे व्यक्ति दूर जाता है लाइट हाउस से वैसे वैसे एंगल घटता है, तो दूर गया तो 45 डिग्री हो गया। तो जानते हैं यहां से यहां तक जाने में उसको 1 मिनट का समय लग गया। कितना मिनट लग गया बाबू लोग, 1 मिनट लग गया आपका। अब यहां पर आपसे पूछता है कि लाइट हाउस की हाइट बताओ कितना है। देखिए एक और चीज बताइए, उस कैप्टन का स्पीड कितना था, तो मैं आपको बता दूं 4 इंटू 3 माइनस √3 मीटर पर सेकंड था, ये कैप्टन का स्पीड था, ठीक है। तो एक बात बताइए, स्पीड का मतलब जानते हैं, मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय करना, ठीक है, 1 सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय करना। तो यहां से यहां तक जाने में उसको 1 मिनट लगा है, 1 मिनट मतलब समझ रहे हैं 60 सेकंड लगा है। तो आखिर ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? बहुत आसानी से, 1 सेकंड में अगर इतना मीटर की दूरी तय कर सकता है और यहां से यहां तक जाने में 60 सेकंड का समय लगा है, तो आखिर ये पॉइंट दोनों कितना दूर है, तो इसमें 60 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए 60 से गुना कर देते हैं, तो जानते हैं कितना हो जाएगा दूरी यहां से यहां तक, 60 गुना 4 240 और इंटू 3 माइनस √3 मीटर हो जाएगा,
ठीक है, ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी इतना हो जाए, कुछ नहीं, 1 सेकंड में इतना मीटर तो 60 सेकंड में 60 गुना इतना। अब देखिए हम अक्सर बताते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के यूज करे बिना रेशियो के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी। तो बताइए 60 डिग्री के लिए रेशियो कितना होता है, √3/1 होता है, और 45 डिग्री के लिए कितना होता है, 1/1 होता है। ठीक है, देखिए ये चीज आपको याद रखना है, 60 डिग्री √3/1, 45 डिग्री 1/1। अरे tan 60 की वैल्यू √3/1 नहीं होता है, tan 45 का मान 1/1 होता है, बस वही चीज लिखे हैं। अब एक बात बताइए कि ये वाला लाइट हाउस की ऊंचाई तो सेम है दोनों ट्रायंगल में, तो रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो बताइए ये दोनों बराबर कैसे होगा, तो इसमें अगर हम √3 से गुणा कर देंगे तो क्या बराबर नहीं होगा। तो आप बताइए इसके साथ रेशियो ये है, 45 डिग्री था 1/1 रेशियो है, और इसमें अगर √3 से गुणा किए तो इसमें भी √3 से आपको गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें बैलेंस हो चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक रेशियो कितना हो गया, √3 हो गया, और यहां से यहां तक रेशियो कितना हो गया, 1। तो आप बताइए यहां से यहां तक की दूरी का रेशियो कितना, √3 - 1 नहीं होगा, यहां से यहां तक √3 और यहां से यहां तक 1, तो ये दूरी हो गया √3 - 1। तो कहेंगे चूंकि √3 - 1 अनुपात बराबर, बोलिए दूरी कितना दिया हुआ है, 240, 3 - √3। एक बात बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 240, अच्छा ये दोनों में √3 कॉमन है, तो यहां पे क्या बचेगा, √3 - 1 मीटर। देखिए यहां से ये खत्म हो गया, यानी 1 अनुपात बराबर 240 √3 हो गया मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है लाइट हाउस की ऊंचाई बताओ कितना है तो √3 है, तो इसलिए √3 रेशियो की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो एक रेशियो बराबर इतना, तो √3 रेशियो बराबर √3 से इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए 240 √3 को हम √3 से गुणा करेंगे, तो √3 गुना √3 बाबू 3 होता है, और 240 को 3 से गुणा करेंगे तो 720 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आपको अगर मान लेते हैं थोड़ा डाउट अगर इसमें लग रहा है तो आप क्या करिए, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को री करके देखिए। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप उनको कमेंट में बताइए, सारे लोग का कमेंट हम पढ़ेंगे और बारीकी से उसको रिप्लाई करते हैं। और सेट 1 भी जरूर देखिएगा जो लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि एक सारे सेट को आप सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा और एक बेहतर कंसेप्ट बिल्डअप होगा बहुत कम समय में। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 जो है लॉगरिथम्स है आपके सामने। देखिए इसमें लॉग का कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ये होता है जैसे log a प्लस log b दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a गुना b लिख सकते हैं। जैसे log के बीच में अगर साइन प्लस रहता है तो संख्या को हम गुना में लिखते हैं। सेम वही चीज मैं इस क्वेश्चंस में देख रहा हूं, यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 log का टर्म है और सबके बीच का साइन प्लस है, तो सभी को हम किस में लिखेंगे बाबू, गुना में लिखेंगे। तो चलिए तनी लिखते हैं और बताइए क्या क्या लिखाएगा गुना में। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट थोड़ा याद रखिए। तो मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, पता है सबको ना, cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो ये दो टर्म मिल करके ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म 1 बन गया, यानी यहां पर बन गया log 1 और बेस 10। और आपको पता होनी चाहिए log ऑफ 1 की जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 1 से 55 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्या है सबका माध्यिका कितना होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक दोनों कॉन्सेप्ट से बनेगा। देखिए 1 से 55 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो संख्या एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटेगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर संख्या पूछता तो हम ये सब याद किए हुए रहेंगे कि 1 से 55 तक का भाज्य संख्या होता है 50 तक, और 50 के बाद और 55 से पहले देखिए मात्र कितना वो होगा, एक वो होगा, वो आपका होगा 53। यानी कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 55 तक
16 को अभाज्य संख्या होगा। 1 से 50 तक 15 हो और उसके बाद एगो 53 भी अभाज्य संख्या है, 16 को होगा। लेकिन गिनने से नहीं होगा, है ना, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम जल्दी से लिख देते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 के बाद 31 के बाद आपका 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया और 53 हो गया। देखिए बाबू लोग इसको काउंट करिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल मिलाकर के ये 16 अभाज्य संख्या आपके सामने है, 1 और 55 के बीच में है। अब देखिए यहां पर ये आपका बढ़ते क्रम में है। ऐसे भी माध्यिका निकालने के लिए हम डाटाज को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद उसको गिनते हैं कि कितना गो है, तो 16 गो है, n बराबर 16 हो गया। और ये क्या है, एक सम है अर्थात इवन है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि माध्यिका हम निकालते कैसे हैं, जब डाटाज की संख्या आपका इवन हो जाए। देखिए जब डाटा की संख्या इवन हो जाए, क्या वो है 16 गो, तो 16 में 7 को क्या करिए, इधर से छांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को शुरू से छांटिए और 7 जो है सो लास्ट से छांट दीजिए। देख लीजिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, शुरू से 7 को छाटिए और अंतिम से 7 को छाटिए, बीच में बचेगा 2 गो। देखिए जब इवन रहेगा ना तो बीच में हमेशा 2 गो बचेगा, और जब ऑड रहेगा n की वैल्यू तो बीच में हमेशा 1 बचेगा। अब देखिए 2 गो बीच में बच गया, तो हम ये दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे, यही मेरा माध्यिका हो जाएगा। तो अब जोड़िए ना इसको, कितना हो गया, 42 हो गया, और 2 से भाग दे देंगे तो 21 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑड रहता तो बीच में एक संख्या मात्र बचता और वही आपका कहलाएगा माध्यिका। तो ये माध्यिका निकालने का कंसेप्ट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा। 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और क्वेश्चन कहता है कि इसका जो शून्यक है वो p, q और r है। तो क्वेश्चन है pq प्लस qr प्लस pr इक्वल टू व्हाट। देखिए हम यहां पर लिखते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक कह सकते हैं पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। इसी रूप का क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, एक्सप्रेशन होता है। अब देखिए x³ के कोएफिशिएंट को हम a बोलते हैं, तो आप हमको बताइए कि a की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 होगा। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बाबू जरा बताइएगा, तो -1 है, यानी b की वैल्यू हो गया -1 हो गया। x के कोएफिशिएंट को हम c बोलते हैं, और यहां पर x का कोएफिशिएंट -2 है, यानी c का मान -2 हो गया, और d की वैल्यू कितना हो गया 1, कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए इसमें 3 चीजें यहां पर पूछ सकता है, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे पूछ देगा इसका 3 रूट है p q r, अगर आपसे पूछ देगा p प्लस q प्लस r बताओ कितना है, तो आप ध्यान में रखिएगा -b/a होता है। आप ध्यान में रखिएगा p इंटू q इंटू अगर r कभी पूछ दे तो -d/a होता है। ठीक है, अब अगर जैसे pq pr प्लस qr अगर ये पूछ दे तो c/a होता है। ठीक है, ये c/a होता है, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं ये क्या है, तो शुरू का 2 रूट, फिर 2 रूट, फिर 2 रूट, यानी 2 डिफरेंट रूट को पहले गुणा करके अगर आप जोड़ते हैं तो ये रिजल्ट आपको मिलता है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां से, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जरा याद रखिएगा। आइए c/a, तो c की वैल्यू मेरे पास कितना है -2 है, c की वैल्यू कितना है -2 है, और आप देख रहे हैं a की वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, तो बताइए उत्तर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को जरा याद कर लीजिएगा। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होगा कि एक रूट अल्फा है और दूसरा अगर बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और ये है आपका क्यूबिक इक्वेशन के लिए। 3 प्रश्न आ सकता है, आप ध्यान में रखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 और 5 और दूसरा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है -3 और 3 दे रखा है। अब देखिए कहता है कि जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 में विभाजित करता है तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जानते हैं पॉइंट है और 2:3 में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे क्या करता है, पूछता है। तो मान लीजिए x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है। देखिए बाबू ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक सेक्शन फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला वहां से क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉइंट 2:3 में बांट रहा है उसका x कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n होता है। और अगर हम इसकी y कोऑर्डिनेट की बात करें तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है। देखिए इसको आप याद भी रख सकते हैं और नहीं तो इसी चीज को आप ऐसे व्यवहारिक तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए इसको हम कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2 और ये हो गया m/n। अब देखिए कैसे याद रखना है, mx2 तो देखिए 2 गुणा -3 प्लस nx1 यानी 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 और नीचे में हो जाएगा m प्लस n, तो 2 प्लस 3 जोड़िए 5 हो जाएगा। अब फिर देखिए इसके बाद my2 तो 2 और गुणा 3, 2 गुणा 3, फिर my1 तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 और नीचे में हो जाएगा m प्लस n, 2 प्लस 3 5। अब थोड़ा देखिए क्या मिल रहा है, तो ये हो गया -6 और ये हो गया 12, तो 12 में से 6 घट गया तो कितना 6/5 और यहां पर देखिए 6 और 15, 15 6 कितना 21/5। तो मेरा प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा 6/5, 6/5 और 21/5 हो जाएगा। ठीक है, आप जरा मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तुम्हारे ख्याल से ऑप्शन जो है डी नंबर आपका है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सारे लोगों को बताइए, अपने मित्र को बताइए, है ना, क्योंकि जितने अधिक से अधिक लोगों का फायदा होगा उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं काफी मेहनत कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पार्टनरशिप का प्रश्न है और एक है श्री एक्स और दूसरा है व्यक्ति श्री वाई और ये बंदा जो है सो 40,000 रुपए लगाया बिजनेस में और ये बंदा जो है सो 50,000 रुपए लगाया बिजनेस में। अगर जो पैसा लगाया उसके बीच का अगर मैं रेशियो आपसे पूछ दूं तो आप कहिएगा 4:5 है। बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि वे लाभ के 50% के बराबर हिस्सेदारी रखने के लिए और वर्ष के अंत में शेष राशि को उसे आनुपातिक निवेश के अनुसार विभाजित किए जाने पर सहमत हुए। मतलब दोनों में बात क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से, दोनों में बात क्या हुआ कि जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा, बात यही हुआ कि जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 50% को हम बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है, उसके 50% को हम बराबर और बांट लेंगे और बाकी जो बचेगा 50% वो हम इस पूंजी के निवेश में बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे। ठीक, बात बताइए दोनों का रेशियो कितना है, 9 है। दोनों का रेशियो कितना है बाबू लोग, 9 है। इसका मतलब कह सकते हैं पूरे लाभ का आधा पैसा जो है निवेश के रेशियो में बांटना है, यानी पूरे लाभ का आधा पैसा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9। तो जाहिर सी बात है आधा पैसा ये भी 9 हो जाएगा, तब ना कुल लाभ हो जाएगा 18। अब बताइए जरा कि ये कह सकते हैं बराबर बराबर बांटा है, पहला आधा लाभ जो है बराबर बांटा है तो 4.5 कर देंगे। पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट से बचने के लिए थोड़ा सा ऐसे ही माथा लगा सकते हैं। 9 9 18 हो रहा है, अगर इसको हम 36, अगर इवन नंबर यहां बन जाएगा तो फिर वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बराबर और बढ़ जाएगा, पॉइंट में नहीं रह पाएगा चीजें। तो यहां पर हम अगर 18 कर ले और 18 कर ले तो बात बन जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, सोच ऐसा होनी चाहिए, कुल लाभ को मैंने क्या किया 36 मान लिया, 36 इकाई मान लिया। ठीक है, अब बताइए जी बात क्या हुआ था कि उसका आधा लाभ
का 50-50% बांटेगा तो आधा लाभ कितना हुआ, बोलिए कितना हुआ, तो आप कहिएगा 18 हुआ। तो 18 का 50-50% है 9 इसको मिल जाएगा और 9 इसको मिल जाएगा। मैं लाभ का बंटवारा कर रहा हूं। फिर और कितना बच गया, 18 और बच गया है। अब 18 और जो बच गया है ना वो इस निवेश के रेशियो बटेगा। तो 18 को आप 4:5 में बांटिए तो कितना हो जाएगा, जरा बताइएगा कितना हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी 8 मिलेगा x को और 10 मिलेगा y को। तो बोलिए x को पूरा लाभ कितना मिल गया जी 17 और y को लाभ कितना मिल गया 19। बताइए कितना कम मिला, तो आप कहिएगा 2 कम मिला। और क्वेश्चन यही कुछ कहता है, पढ़िए तनी सब लोग, कहता है कि यदि श्री x को श्री y की तुलना में 800 रुपए कम मिलता है, तो x को मिला बाबू लोग कितना 17 और y को मिला कितना 19, तो कितना कम मिला 2, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 800 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना 400 रुपया हो जाएगा। आपसे बोलता है कि श्री x को कुल लाभ कितना हुआ, तो श्री x को कुल लाभ कितना हुआ 17 ना, तो 17 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 1 रेशियो 400 तो 17 रेशियो कितना 6800 और 6800 रुपए मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चंस को फिर से एक बार रीड करके आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि यदि किसी संख्या में उसका 11.1/9% जोड़ दिया है। देखिए 11.1/9%, देखिए आजकल इस तरह का परसेंटेज बहुत ज्यादा एग्जाम में दिख रहा है। इसको हम कहेंगे 1/9, भिन्न में लिख देंगे। कहिए कैसे हो गया, तो देखिए 11×9 और 1 कितना 100/9 और परसेंट को हम लोग 100 लिख रहे हैं। देखिए खत्म हो गया 1/9 हो गया। अब क्या कर रहा है कि इतना परसेंटेज जोड़ दिया गया है। तो देखिए संख्या जो मेरा है मूल संख्या वो मेरा 9 है और ये क्या किया गया है तो जोड़ा गया है, ठीक है। तो आप हमको बताइए जी कि संख्या मेरा 9 था और 1 जोड़ दिए तो परिणामी संख्या हो गया 10 के अनुपात में। और क्वेश्चन कहता है कि 900 प्राप्त होता है जोड़ने पर, 10 रेशियो बराबर 900 तो 1 रेशियो बराबर कितना 90। तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि संख्या बताओ, तो संख्या मूल संख्या मेरा 9 है ना, तो 1 रेशियो अगर 90 के बराबर है तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 9 गुना 90, मतलब 810 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखिए यहां पर सीपी पर बेचता है, ध्यान दीजिएगा। जब दुकानदार सीपी पर बेचेगा चीज को तो वैसी स्थिति में सेलिंग प्राइस जो आपका होगा वो 1000 ग्राम के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना, मैं अभी समझा रहा हूं। इसके बाद क्या कहता है कि परंतु कम तौलने पर 6.47% क्या होता है उसको लाभ होता है, ठीक है। तो ऐसा करिए, फिर से ये डाटा भिन्न के रूप में आ गया, इस पूर्णांक के रूप में आ गया तो इसको भिन्न में बदलेंगे। देखिए 47 को 6 से गुणा करिए और 18 आप जोड़िए, कितना हो रहा है बाबू 282 हो रहा है ना। 18 जोड़ेंगे 300/47, 300/47 और परसेंट के बदले 100 लिखेंगे, खत्म हो गया। अब देखिए ये इतना परसेंट लाभ था, लाभ क्रय मूल्य पर होता है इसलिए नीचे वाला क्या कहलाएगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला क्या कहलाएगा प्रॉफिट कहलाएगा। आप बताइए खरीदे 47 में और 3 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना हुआ 50 हो गया। अरे बिका होगा 50 में, 47 + 3 50 में, है कि नहीं बात। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 1 किलोग्राम के लिए वह कितने भार का प्रयोग करता है। तो जानते हैं क्रय मूल्य हमसे समझिए तो पूछ रहा है। एक बात समझिए कि एक व्यक्ति जैसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और मान लेते हैं कि 1000 ग्राम के बदले वो 900 ग्राम के बाट का यूज कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 900 ग्राम वस्तु कस्टमर को दे रहा है, इसका मतलब दुकानदार का खर्चा तो 900 ग्राम के बराबर आया, लेकिन पैसा ले रहा है उससे कितना कस्टमर से 1000 ग्राम के बराबर। उसका खर्च हो रहा है मात्र 900 ग्राम लेकिन पैसा ले रहा है 1000 ग्राम के बराबर। तो 1000 ग्राम हो गया सेलिंग प्राइस और उसके दुकान से निकल रहा है मात्र कितना 900 ग्राम, उसका लागत बन जाएगा। तो याद रखना है जितना कम तौल करके कस्टमर को देता है वो लागत मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य। अब देखिए 1000 ग्राम दिया है 50 अनुपात का मान, तो कह देंगे चूंकि 50 अनुपात बराबर 1000 ग्राम तो 1 अनुपात बराबर कितना 20 ग्राम, इसलिए क्रय मूल्य कितना 47 अनुपात बराबर 47 × 20 940 ग्राम।
यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम के बदले 47 अनुपात का मान कितना है, 940 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम की जगह इतने वाट का प्रयोग करता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करे तो एसपी हमेशा 1000 ग्राम के बराबर और कस्टमर को जितना देगा वो सीपी कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। 115 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल का इकाई अंक कितना है। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि होल नंबर होता क्या है। पूर्ण संख्या, देखिए जीरो से जो संख्या स्टार्ट हो जाए उसी को बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 अगर 1 से स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो हमको 0 से जोड़ना है, जानते हैं कितना है वो, 111 को पूर्ण संख्या को जोड़ना है। तो n का मान 111 है और आपको मैं बता दूं कि पूर्ण संख्या का जो योगफल होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है। देखिए कुछ लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि n इंटू n प्लस 1/2 मैंने पढ़ा है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन वो नेचुरल नंबर का सम आपने पढ़ा है। होल नंबर का सम n माइनस 1/2 होता है। तो सुनिए, n के जगह पे 111 पुट करेंगे और 111 में से 1 घट जाएगा तो 110 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से कट जाएगा 55 बार में। अब हमसे यूनिट डिजिट तो ही सिर्फ पूछा है, तो बोलिए इकाई अंक गुना करिए, 5 से कम 5, यानी यूनिट डिजिट 5 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है मेरा एज प्रॉब्लम से है, ठीक है, एज प्रॉब्लम से। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 साल है। देखिए जी, वर्तमान में पिता और पुत्र का उम्र जो है वो 100 साल है, ठीक है, बाप बेटे का उम्र कितना है अभी, 100 साल है। 5 साल पहले अगर हम ये पूछ दे कि 5 साल पहले दोनों का उम्र कितना रहा होगा, तो दोनों में 5 साल घट जाएगा, यानी कुल मिलाकर के कितना घटेगा बाबू, 10 घटेगा तो हो जाएगा 90 साल। यानी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 साल पहले बाप बेटे का उम्र कितना था, 90 वर्ष था, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है रेशियो जो था वो 2:1 था। देखिए पिता और पुत्र के बीच का रेशियो जो था वो 2:1 था। तो ऐसा करिए ना, 90 साल को आप 2:1 में बांट दीजिए। ये रेशियो 5 साल पहले का है तो उम्र भी हम 5 साल पहले का लिखेंगे। अब बांटिए, तो 2 और 1 3 रेशियो 90, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितना, 60 वर्ष। 60 वर्ष का पिता और 30 वर्ष का बेटा। लेकिन कब, 5 साल पहले। हमसे बोलता है कि 10 साल बाद उम्र का रेशियो बताओ। तो 5 साल पहले पिताजी का उम्र 60 साल, तो आज कितना, 65, और 10 साल बाद कितना, 75। तो 15 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 75 साल के पिता और 15 इसमें ऐड करिए तो कितना, 45 साल का बेटा। अब यही 10 साल बाद का रेशियो बोल रहा है। कुछ लोग के मन में चल रहा होगा कि 10 साल बाद में 15 का जोड़ दिए, 10 जोड़ना चाहिए था। तो अरे ये उम्र 5 साल पहले का है, 5 जोड़े तो आज में है, फिर 10 जोड़े तब 10 साल बाद में जाएगा, कुल मिला के 15 जोड़ना होगा। रेशियो पूछ रहा है तो 15 से 5 बार, 15 से 3 बार, 5:3 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। देखिए 11 पारी का क्या है वो नहीं पता है, लेकिन 12वां इनिंग जैसा ही खेला 63 रन मार दिया। अब इससे देखिए एवरेज में चेंजिंग होगा, या तो एवरेज वही रहेगा, नहीं तो एवरेज बढ़ जाएगा, नहीं तो एवरेज घट जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। सोचिए 63 रन बनाने से एवरेज 2 बढ़ जाता है। औसत में 2 की वृद्धि का मतलब होता है सारे इनिंग में 2-2 की वृद्धि। तो 12 इनिंग कुल मिला के खेला है और 12 इनिंग में 2-2 रन बढ़ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 24 रन का इजाफा हुआ टोटल। सोचिए 63 रन बनाने से 24 रन बढ़ गया, इसका मतलब 63 माइनस 24 39 रन जानते हैं एवरेज था 11 इनिंग का, ठीक है। सोचिए 12वां इनिंग में 63 रन मारा और जिसकी वजह से 24 रन का वृद्धि हो गया, इसका मतलब पहले से कितना रहा होगा, तो 63 माइनस 24 मतलब 39 रन। 11वां इनिंग तक अगर एवरेज आपसे पूछता तो आंसर 39 होता, लेकिन 12वां इनिंग खेला तो एवरेज 2 बढ़ गया है ना। यानी आपसे क्वेश्चन करा 12वां इनिंग के बाद एवरेज कितना हो जाएगा, तो मेरा आंसर 39 प्लस 2 41 हो जाएगा, क्योंकि 12वां इनिंग जैसे ही खेला एवरेज 2 से बढ़ गया, तो 2 जोड़ देंगे उत्तर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एक बात बताइए बाबू लोग, सभी लोग 1 + 2 + 1 कर दिए, जोड़िए तनी 1 2 और 1 जोड़िए तो 4। आप बताइए 4 क्या है? बीच वाली संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर है कि ना? देखिए एक और बात बताइए, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 जोड़िए, 1 2 3 3 6 2 8 और 1 9 9। बीच वाली संख्या कौन है? 3 है। आप बताइए 3 का स्क्वायर है कि नहीं? तो आपको यहां से कंसेप्ट सीखने को मिला कि कोई संख्या नेचुरल नंबर किसी संख्या तक बढ़े और फिर घटकर 1 तक चला जाए तो उन सभी का योगफल जो होता है वो मिडिल नंबर का होल स्क्वायर होता है ना? कंसेप्ट यहां पर क्या मिला कि मिडिल नंबर का होल स्क्वायर उसका सम होता है। अगर सम की बात करें तो मिडिल नंबर का होल स्क्वायर होता है। इस देखिए क्वेश्चन मेरा यही है और इसमें x की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। एक बात बताइए, इसी तरह कुछ बातें हैं कि नहीं, 1 2 3 4 बढ़ रहा है और देखिए कि कहां तक बढ़ रहा है, तो x - 1 और x फिर x - 1, मतलब सबसे बड़ा मेरा ये है। तो बताइए हम अंदर वाला जितना भी संख्या है सभी का योगफल बताइए मिडिल नंबर का होल स्क्वायर x स्क्वायर होगा कि नहीं, और इक्वल टू 169 हो गया। आप बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो x की वैल्यू 169, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एसएससी का पूछा हुआ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ए ने एक काम शुरू किया और 9 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। तो देखिए ए 9 दिन काम किया तो 9a, ये ए द्वारा किया गया काम हो गया, है ना? फिर कहता है कि बी ने शेष कार्य को 24 दिन में पूरा कर लिया, तो जितना काम बचा हुआ था उसको बी 24 दिन करके पूरा कर लिया। 24 बी जानते हैं, बी द्वारा 24 दिन का किया गया काम। तो ए 9 दिन किया और बी 24 दिन किया, पूरा काम कंप्लीट हो गया। ये जानते हैं क्या है? ये हो गया टोटल वर्क, काम कंप्लीट हो गया। अब फिर कुछ इसी तरह की बातें कहता है, पढ़िए ना, कि अगर ए ने 13 दिन काम किया होता, ए अगर 13 दिन काम करता, पहले 9 दिन किया है, अब अगर ये 13 दिन काम करता, 13 दिन का काम 13 है, तो बी अगले 18 दिन में काम को कंप्लीट कर देता। तो बताइए पूरे काम को कंप्लीट करने में बी को कितना दिन करना पड़ता बाबू? 18 दिन करना पड़ता। तो देखिए ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आप बताइए जरा, 13a में से 9a घट जाएगा तो 4a और 18 भी जाके घट जाएगा तो 6b, ठीक है? तो यहां से a और b का रेशियो बना सकते हैं। बोलिए a का रेशियो इधर वाला कितना, 6, और b का रेशियो इधर वाला कितना, 4। जब इसको काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि a का जो इफिशियंसी है वो 3 है और b का जो इफिशियंसी है वो 2 है, ठीक है? एक बात बताइए, जहां a होगा वहां 3 बैठा दीजिए और जहां b होगा वहां 2 बैठा दीजिए, तो क्या टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा? कितना है? तो a के जगह पे 3 बैठाएंगे तो 9 किया कितना हो गया, बोलिए तनी जल्दी, 27, और b के जगह पे 2 बैठाएंगे तो 24 दूना 48, तनी जोड़ दीजिए 75। यानी टोटल काम हम कह सकते हैं कितना है, 75 है। अब क्वेश्चंस क्या कहता है कि बताइए a और b अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो ये टोटल 75 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो आप बताइए, इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो दोनों जब मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम करेगा, और एक दिन में जब दोनों मिलकर 5 काम करेगा तो 75 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? जल्दी बोलिए, 15 दिन। और ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चंस आप सभी लोग कर लेंगे, 20 का आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? देखिए आज भर हम इतना ही रखते हैं, बाकी बहुत सारे लोगों के बीच इस चीज को शेयर करिए और हम अगले सेट में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।